स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। 5 तस्वीरें आप देख लीजिए जिन पर हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि राहुल गांधी आखिर सिंधिया को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की। चौथी खबर नसरुल्लागंज से है, जहाँ जनपद पंचायत की महिला कर्मचारियों ने जनपद पंचायत सीईओ वृंदावन मीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना की। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में किसानों और उद्योगों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा, कृषि उपकरणों पर लगने वाले 10% टैक्स को घटाकर सरकार ने 1% कर दिया है। इससे किसानों को 2.5 लाख रुपए तक का फायदा होगा। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के जरिए किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई ऑक्शन के माध्यम से यानी ई नीलामी के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति फैसला लेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर लगेगा। इस राशि का उपयोग सड़कों और मौजूदा सड़कों के उन्नयन पर किया जाएगा। और ऐसे ही तमाम फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले। सुनिए क्या कुछ कैबिनेट में कहा गया। कृषि उपकरणों पर टैक्स जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दी है। किसानों को 0% ब्याज पर पैसा दिया जाने का जो सरकार शिवराज सिंह जी की सदैव से देती आई है, उसका निर्णय हुआ और लगभग 1000 करोड़ के आसपास की राशि इसमें व्यय की जाएगी। बाबा महाकाल के द्वारा आज ये निर्णय हमसे कराया है कि महाकाल मंदिर का परिसर एक भव्य और बड़ा बनाया जाए। इसके लिए 0.462 हेक्टेयर जमीन नगर निगम की महाकाल बाबा को समर्पित की है। उन्हीं की जमीन थी, उन्हीं को दी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, जो हमारी जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई थी तब से जो हमने उद्योगों को छूट दी हुई थी, वो उद्योग बड़े भी थे, एमएसएमई के भी थे, उन्हें पुनः जो छूट के आश्वासन दिए थे वो वैट के माध्यम से पुनः देते रहे, ऐसा भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। जानकारी हम और भी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विधानसभा चल रही हो, निकाय चुनाव सामने हो, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, शिवराज कैबिनेट में फैसले लिए गए जिसमें किसानों पर खासतौर पर फोकस किया गया। 0% ब्याज पर जो अल्पावधि मिलेगी, जिसमें फसल ऋण मिलेगा, 1000 करोड़ रुपए का ये प्रावधान इसमें रखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण किसानों के लिए। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च होगी और जो रियायतें दी जा रही हैं काफ़ी हद तक किसानों को इससे लाभ होगा। रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 अंतिम तिथि रहेगी। समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदा गया है उसका ई ऑक्शन किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम इसकी नीलामी प्रक्रिया करेगा और सड़कों के लिए भी प्रावधान किया गया है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को ज़मीन मिलेगी, जिससे कि अभी नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे थे कि महाकाल की ज़मीन महाकाल को दे दी, तेरा तुझको अर्पण। और उसके अलावा शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर और ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए ऋण पर अधिरोपित ब्याज और दंडाधिक ब्याज की राशि 12 करोड़ रुपए को माफ किया गया है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को करीब 462 हेक्टेयर जमीन एक
₹1 वार्षिक भूभाटक पर देने का भी निर्णय लिया गया है। तो देखिए कोशिश तमाम की किस तरह से निकाय चुनाव को फोकस करते हुए किसानों को, शहरी और ग्रामीण जनता को फायदा दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे साल भर हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी के मन से अभी भी नहीं निकल पाए हैं। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी ने कभी खुलकर सिंधिया के फैसले पर सवाल नहीं उठाए। बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनके दिए एक बयान ने भोपाल तक हलचल मचा दी है। दरअसल 8 मार्च को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, अब वो बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करके संगठन को मजबूत करने का विकल्प मौजूद था। यहां तक कि मैंने उनसे कहा था कि वो एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने कहा, मुझसे लिखकर ले लीजिए, सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके लिए उन्हें एक कांग्रेस में फिर लौटना होगा। वहीं राहुल के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वो राजस्थान में एक प्रयोग करें, वहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जितनी चिंता राहुल गांधी को अब है, खास उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था, तो शायद कुछ बात और होती। उतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर जाते थे, पर आज क्या हालत है? आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है। और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो। और कांग्रेस में था, उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था। और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न तो चीफ मिनिस्टर बन सकते। तो सिंधिया साहब की भी टिप्पणी आ गई है उस पर। कांग्रेस ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है। राहुल गांधी जी की बातें तो आपको पता ही हैं। चलिए इस खबर को और भी विस्तार से समझते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण नापित जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। प्रवीण जी, फिरोज जी नमस्कार। फिरोज जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। ये 1 साल बाद राहुल जी को याद आया कि ये सारी चीजें बोली जाए। बहुत देर हो गई आते आते, पहले ही कुछ बोला होता तो शायद ज़्यादा समय नहीं लगता उन्हें सोचने में, लेकिन अब तो साल भर के बाद ये टिप्पणी नहीं है। राहुल गांधी जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, उसमें वो अपने पदाधिकारियों से, युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों से विचार विमर्श हो रहा था उनका। उस पर उन्होंने अपनी बात कही है, और बात तो बिल्कुल सही कही है कि यहाँ थे तो चेहरा थे, फेस थे पार्टी का, पार्टी की पॉलिसीज में उनका उनसे सलाह लेती थी पार्टी। और वहाँ वो बैक बेंचर है, पीछे की बेंच पे बैठते हैं, ताली बजाते हैं। भूरिया जी सही कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने तो उनसे कहा था कि आने वाला भविष्य साफ है, लेकिन उन्होंने गलती की। और अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है तो बैक बेंचर क्यों बना के रखते हैं? वैसे भी एक मुख्यमंत्री को 15-16 साल हो गए आपके यहाँ, तो सिंधिया जी को मौका दे दीजिए। राहुल गांधी जी तो सिंधिया जी की चिंता कर रहे हैं कि भाई बैक बेंचर मत रहो, आप बहुत काबिल आदमी हो, आप कहाँ बैक बेंचर बन गए।
तो वही तो बात राहुल गांधी जी बता रहे हैं, वही सिंधिया जी कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि बिना सिंधिया जी के ये सरकार में नहीं रह सकते। ये तो सड़क पे थे, सिंधिया जी का साथ मिला तो सरकार में आ गए। अब अगर सिंधिया जी फिर चले जाएं तो फिर ये सड़क पे आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो खलबली जो मच रही है भारतीय जनता पार्टी में, वो जाहिर से बात है कि मचना भी चाहिए। आखिर बड़ी मुश्किल से सरकार वापस मिली है, वो कहीं सिंधिया जी वापस चले गए तो सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो समझते आए, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो हकीकत है। बैक बेंचर है वो भारतीय जनता बैक पार्टी में, बेंचर कांग्रेस में बनाकर कभी रख नहीं। दिया प्रवीण नापित जी सिंधिया जी को, इसलिए राहुल जी को थोड़ी सी चिंता हुई और उन्होंने कह दिया कि यहाँ होते तो शायद फिर भी चांसेस थे मुख्यमंत्री बनने के, वहां तो आपके चांसेस नहीं है। बैक बेंचर बना दिया आपने उन्हें। देखिए, जो शुरुआत हुई थी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर थी। आपने देखा होगा ये जो राहुल जी बोल रहे हैं और जिनके बारे में कांतिलाल जी और ये रोज सिद्दीकी कसीदे पढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का जो चेहरे के रूप में तो इन्हीं को लाए थे। वार रूम का इंचार्ज बनाया था, पिछले बार भी बनाया था। तो भैया उन्होंने तो यही कहा था, तो 7 दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए इंतजार करवाया। 7 दिन बाद कमलनाथ जी की ताजपोशी में, सुनते जाना, एक एक करके जवाब दूंगा। अब इनके हाथ में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल कहीं कोई नेता नहीं बचा। आप जी अपने पारुल जी आपने देखा होगा G24 या G25 ऐसे ग्रुप करके उन्होंने कांग्रेसियों ने एक ग्रुप बना दिया। इसमें गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, जबलपुर से राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा जी, ये सब लोग पार्टी से दूरियां बना। इतना बड़ा वैक्यूम खाली होने वाला है इस कांग्रेस में। अब क्या करता, मरता क्या करता, तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्यों छोड़ दिया ये वाला एक बात। अच्छा, रुके हुए थे राज्यसभा का भी, इन्होंने दिग्विजय सिंह को भेजा और बीएसपी से जो आए थे उनको भेजा। इसमें भी सिंधिया जी का कहीं नाम नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं बनाते, राज्यसभा का सदस्य बना देते, उस पर भी ये नहीं माने। और उन्होंने जब कहा कि हमने जिन जनता की मांगों को लेके अपने घोषणा पत्र लेके आए हैं, वो अगर घोषणा पत्र उन जनता के बीच में मैं जमीन पे बैठूंगा तो उनका बैठ जाइए जमीन पर, तो वह जमीन पर नहीं बैठे, पूरी की पूरी सरकार को जमीन पे बैठा दिया। और आपने ये देखा होगा 28 विधानसभाओं के जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तो सारे देश के मीडिया ने उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए कांग्रेस सिर्फ इतिहास है और इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज भी देखिए कितना बड़ा वैक्यूम है कांग्रेस का, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा 2 साल से। एक आप ऐसे ही चलाए जा रहे हो। आप देश के अंदर कहीं आपने देखा होगा कि किसानों के बारे में बात हुई तो जो किसान कर रहे थे उनके बीच में बैठकर कांग्रेस अपना खुद का एजेंडे के साथ अगर आती। रही बात, इन्होंने हमारे लिए कहा कि ये जमीन पर भैया हम प्रतिपक्ष में थे और विपक्ष में जो थे हमने ईंट से ईंट बजा दी। तो लोकसभा भूल गए क्या लोकसभा का रिजल्ट? 28 में से 28, 27 में से 27, 25 पूरे देश में। यही राहुल गांधी तो थे जो हमेशा। चलिए, जब कांग्रेस में थे तब उतनी कद्र नहीं थी सिंधिया की, जब अब बीजेपी में आ गए हैं तो कद्र भी हो रही है, चिंता भी सता रही है, उनकी फिक्र भी हो रही है। फारूक जी खाली हाथ बैठे हैं, राहुल गांधी कोई पूछने वाला नहीं है। फिरोज जी से जवाब ले लेती हूँ। फिरोज जी, मध्य प्रदेश में एक दौरा नहीं कर पा रहे हैं जब से आए आज तक। जी फिरोज जी, पहले इतनी कद्र होती, चिंता होती तो शायद सिंधिया जाते ही नहीं, कमलनाथ जी की सरकार बरकरार रहती। वो ना जाते, ना सरकार गिरती और ना बीजेपी वापस सत्ता में आती। नहीं तो राहुल गांधी जी ने तो बुला के उनसे बात भी की थी। ये तो उनका कथन भी आज भी गलत है। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मैंने उनसे बुला के कहा था ये आप ही भविष्य है कांग्रेस का, आप रहिए और कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष कीजिए। और जो सिंधिया जी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, सर एक लंबे अंतराल तक, फिरोज जी आप भी तमाम खबरों से रूबरू रहते हैं, हम भी रहते हैं, एक लंबे अंतराल तक ना प्रियंका गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी आई थी, ना राहुल गांधी जी की तरफ से आई थी। सिंधिया जी ने भी ये साफ कर दिया था कि उनके पास भी किसी तरह के कोई मिलने मिलाने का कोई मैसेज नहीं है एक लंबे समय तक। हाँ, हमारा भी नहीं है आज भी। राहुल गांधी जी ने उन्हें बुलाया थोड़ी है, हमने बुलाया थोड़ी है। अभी सर आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी ने मिलने के लिए बुलाया था, क्या भविष्य है? अभी तो आपने कहा ये तो हाँ, ये पहले बुलाया था जाने से पहले, जब नहीं उसी वक्त की बात है कि उसी समय जब ये नाराजगी चल रही थी, ये उसी वक्त की बात है। हाँ, जब भी राहुल गांधी जी ने उन्होंने ये कहा था कि मुझसे किसी ने मिला नहीं, तो राहुल गांधी जी ने उसका जवाब दिया था कि क्योंकि ये सवाल इसलिए आके खड़ा हुआ है ना फिरोज जी, क्या वो कह रहे हैं कि सिंधिया को वापस आना होगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सर्वाइव नहीं कर पा रही है सिंधिया के बगैर?
आना होगा से क्या मतलब? उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो मध्य कांग्रेस में वापस आना ही होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी में वो बैक इनडायरेक्टली ऑफर प्रपोज कर रहे हैं आप, कमलनाथ जी को साइड करने की तैयारी है? नहीं, हम ना उनको ऑफर दे रहे हैं, ना ही हम उनके पीले चावल रखने नहीं, राहुल जी ने तो सीधा, वैसे भी राहुल जी की नाराजगी तो है ही, जब आइटम वाला मामला था तो उन्होंने मना कर दिया था कि गलत है, लेकिन कमलनाथ जी ने कोई गलती नहीं मानी थी, तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं अंदर खाने चली रही थी राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी की, तो इनडायरेक्टली सीएम प्रपोज कर दिया कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी को साइड कर दिया ऐसा? नहीं, ना हमने बुलाया है, क्या आप पूछिए ना, सिंधिया जी आ रहे हैं क्या कांग्रेस में? नहीं, आप बुला रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री बनना है तो आना होगा, आप तो कहिए ना कि आप चले गए, अब हम आपको जगह नहीं देंगे कभी भी, इस तरह की बातें होनी चाहिए ना। देखिए, पार्टी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ती, कांग्रेस का सिद्धांत है कि उसके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं, वो हमारा सिद्धांत आज भी है, चाहे वो सिंधिया जी हो चाहे कोई और हो। ये एक अलग बात है। दिग्विजय सिंह साहब जो जयवर्धन जी के लिए सपने देख रहे हैं, देखिए, कोई किसी के लिए सपने नहीं देख रहा है, सब लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। आज भी बहुत बातें हुई कि सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस में कुछ है नहीं। देख लीजिए, कांग्रेस वही है और लोगों के बीच लड़ रहे हैं। आज भी हम 100 के आसपास है हमारी मेजोरिटी विधायकों की। कांग्रेस तो अपनी जगह, हाँ, सिंधिया जी जरूर बैक बेंचर हैं, उनसे कोई मिलने नहीं जाता वीआईपी के गेस्ट हाउस में, वरना भोपाल में आया करते थे तो वो पार्टी का एक चेहरा हुआ करते थे। आज तो मेरे ख्याल में कोई उनसे बाइट लेने भी नहीं जाता। ये स्थिति कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। भाई, किसी को लेके गए हो अपने साथ, एक स्मॉल कमेंट प्रवीण नापत जी कि अब जो बखत जो कद उनका कांग्रेस में रहते था कार्यकर्ताओं के बीच जो पैठ, वो बीजेपी में नहीं है, क्लियर आउट। देखिए, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। अभी हमारे यहाँ उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रशिक्षण हुआ। उस भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे जो 5-5 बार 6-6 बार से चुनाव जीत के आए हैं। उस व्यवस्था में शिवराज सिंह जी ने प्रशिक्षण की बात कही। उस शिविर में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने, आदरणीय ज्योतिराज जी स्वयं आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो लेता है देता है, उसका कद अपने आप में कितना बड़ा होता है सबने देखा। संघ कार्यालय का, संघ कार्यालय से फोटो निकली, कभी कभी किसी संघ कार्यालय कोई नेता पहुंचा, इसकी नहीं हुई। तो ये जो उत्साह की जो बात करते हैं, लगातार सिंधिया जी के सारे कार्यक्रम रहते हैं। मुख्यमंत्री से पहले वो मिलने के लिए तरसते थे, अब मुख्यमंत्री। चलिए, ये तो जग जाहिर है कि सिंधिया समर्थकों को प्रायोरिटी दी गई और न जाने कितने बड़े कद के नेताओं और परिवारों को दरकिनार किया गया है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अब आपने अपनी सोच, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। आयोग 12 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार देर शाम राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने उच्च स्तरीय अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें DGP विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा भी मौजूद रहे। आयुक्त सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। अतिरिक्त संवेदनशील मतदान केंद्रों में वीडियो कैमरे लगवाए जाएंगे और संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है 12 मार्च के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद ही महिला कर्मचारियों पर यौन शोषण के दबाव का मामला सामने आया है। सीहोर के नसरुल्लागंज में जनपद पंचायत की महिला कर्मचारी ने जनपद पंचायत CEO वृंदावन मीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। CEO पर मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार और नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देने का आरोप है और उसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यौन शोषण के लिए भी दबाव बनाने की बात कही जा रही है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो जनपद पंचायत में अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। महिला ने कलेक्टर और नसरुल्लागंज थाना सहित भोपाल तक आवेदन देकर शिकायत की है। शिकायत के तुरंत बाद ही डिप्टी कलेक्टर और इछावर जनपद पंचायत CEO ने जांच शुरू कर दी है। मन में आप आए थे, क्या पाया और क्या कार्रवाई की गई? जांच चल रही है और जैसे जांच कंप्लीट होगी सब प्रतिवेदन सबमिट कर दिया जाएगा। जी, फिर भी प्रारंभिक रूप में क्या आया मैडम निकल के? अभी जांच चल रही है। नसरुल्लागंज जनपद पंचायत में कार्यरत एक महिला सुषमा भटोरिया, जिसको उनके ही उच्च अधिकारी प्रताड़ित किया है। 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो अपने 2 बच्चों के साथ नसरुल्लागंज में अकेली रह रही है। और मैं शिवराज जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके गृह क्षेत्र में अगर महिलाओं को ऐसे ही
प्रताड़ित किया जाएगा, तो फिर आप सोचिए। और मैं शिवराज जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मामले की वो अच्छी स्तरीय जांच हो और वो खुद इस जांच में भागीदारी ले। बस यही मेरा अनुरोध है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या कम होने लगी है। पिछले 23 दिन से एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब रोजाना ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से अधिक रही हो। इस दौरान कई बार ऐसी स्थिति जब ठीक होने वालों की तुलना में नए संक्रमित 40% तक अधिक रहे। अकेले फरवरी माह की बात करें तो फरवरी में 2637 नए केस सामने आए, लेकिन कुल 1965 मरीज ठीक हुए। सोमवार को प्रदेश में 427 नए केस आए। 6 दिन में 2637 केस बढ़ चुके हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,65,070 हो चुकी है। एक्टिव केस बढ़कर 3638 हो चुके हैं। वर्तमान में निवाड़ी और भिंड जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। सबसे ज्यादा 1353 केस इंदौर और 662 केस भोपाल के हैं। तो बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन कोरोना से आपको बचना है तो उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है जो WHO की हैं। और उसके अलावा ये जो नया स्ट्रेन आ चुका है, दस्तक दे चुका है, वही बताता है कि अभी भी लापरवाही बदस्तूर बरकरार है आपकी। लेकिन आप अगर नहीं समझे तो ये कोरोना लगातार बढ़ेगा, क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो रोज़ आ रहे हैं। फरवरी मंथ में भी लगातार आंकड़े आए और जो ठीक होने वालों की संख्या है वो कभी भी संक्रमितों की संख्या से इस महीने में बढ़ी नहीं है, जो कि बड़ी चुनौती अब हो गया है। तो उससे भी संभलना होगा और आपको भी संभलना होगा, आपको भी अपना ध्यान रखा होगा। तो रखिए अपना बहुत बहुत ध्यान, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, कोरोना से बचिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।